चलें जी, हम लोग थॉरेक्स स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले हार्ट की एनाटमी है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें जो बार बार चीज़ पूछी हुई होती है वो हार्ट की सर्फेसिस के हवाले से पूछी हुई होती है। तो हार्ट को आपने बिल्कुल इस तरह से इमेजिन करना है जिस तरह से एक फॉलिंग कोन होती है, और इसकी जो बेस होती है वो अपवर्ड डायरेक्टेड होती है, इसकी जो एपेक्स होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड होती है। तो ये जो बेस होती है ये किससे बन रही होती है और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट की बात करें जो फ्रंट पे होती है, और इसी एंटीरियर सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्टर्नोकॉस्टल सरफेस भी कह रहे होते हैं। स्टर्नोकॉस्टल सरफेस कौन सी होती है, जो कि स्टर्नम के बिहाइंड होती है, और जो कॉस्टल कार्टिलेजेस होती हैं हमारी रिब्स की उनके पीछे होती हैं। तो ये जो स्टर्नोकॉस्टल सरफेस है इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसकी होती है। अब हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, और इनके अंदर जो है ना राइट एट्रिया, राइट जो है ना वेंट्रिकल, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल आते हैं। तो जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं ये इंक्रीज्ड इन साइज होते हैं एज कंपेयर टू एट्रिया, और इसमें जो राइट वेंट्रिकल होता है ये हमारी एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट बना रहा होता है, जबकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये लैटरल सरफेस ऑफ द हार्ट बना रहा होता है। जो राइट एट्रियम होता है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट बना रहा होता है, मतलब पोस्टीरियर साइड पे वो ज्यादा होता है। और दूसरा क्या होता है कि अगर हम एक्सरे के अंदर देखें या अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो वो हमारे पास बॉर्डर भी बना रहा होता है। अब बॉर्डर क्या है, बॉर्डर एक पर्टिकुलर उसकी बाउंड्री है, और सरफेस क्या है जो कि उसकी मेन कवरिंग है। ठीक है, तो जो एंटीरियर सरफेस या स्टर्नोकॉस्टल सरफेस ऑफ द हार्ट है वो राइट वेंट्रिकल बना रहा होता है, जो उसका राइट बॉर्डर होता है वो राइट एट्रियम से बन रहा होता है। अगर एक्सरे पे हम देखें तो एक्सरे पे हमें सुपीरियर वेना कैवा भी विजिबल होता है और राइट एट्रियम भी विजिबल होता है। फिर उसके बाद anterior surface of the heart or sternocostal surface of the heart mainly formed by right ventricle. Subcostal surface, ये sternocostal and subcostal are one way or other are the name of सेम थिंग। ठीक है, तो ये राइट वेंट्रिकल से बन रहे होते हैं। फिर इसके बाद 507 पॉइंट है हमारे पास, स्ट्रक्चर आर्क्स ओवर द रूट ऑफ द लेफ्ट लंग। अब हमारे लंग के रिलेशंस हैं। लंग जो है ना ये बिल्कुल इस तरह से होते हैं जिस तरह से ये फ्लेक्सिबल पाउचेस की तरह से होते हैं, और इनकी एक रूट ऑफ द लंग होती है। जो रूट ऑफ द लंग होती है वो क्या जगह होती है, जहाँ पे हाइलम होता है, जहाँ से मेन जो वेस्कुलेचर होता है वो लंग्स के अंदर एंटर होता है और उसको लीव कर रहा होता है, और वहीं पे हमारे जो है ना डिफरेंट लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं। तो लंग्स के कुछ कॉमन रिलेशन है और कुछ इस तरह के रिलेशंस है जो कि राइट और लेफ्ट लंग के डिफरेंट है। जब भी हम एनाटमी पढ़ते हैं, हम पर्टिकुलरली एब्डोमेन की, पेल्विस की और ये थॉरेक्स की एनाटमी हम लोग पढ़ेंगे, तो इधर हम लोग बहुत सारे रिलेशनशिप पढ़ते हैं विजरास के, जो कि इन कंपैरिजन टू वन अनदर होते हैं। तो ये जो लंग्स हैं इनके रूट ऑफ द बोथ लंग्स के एंटीरियरली हमारे पास फ्रेनिक होती है एंड पोस्टीरियरली वेगस नर्व होती है। ये इनके कॉमन रिलेशन है। राइट लंग के भी एंटीरियरली हमारी फ्रेनिक होगी, ठीक है, और लेफ्ट लंग के भी एंटीरियरली फ्रेनिक होगी, और पोस्टीरियर रिलेशन में वेगस आ रही होती है, और वेगस जो होती है ये लेफ्ट लंग के भी पोस्टीरियर होती है और राइट लंग के भी पोस्टीरियर होती है। तो आप लोगों ने इस तरह से याद रखना है कि हमारे पास फ्रेनिक फ्रंट पे है, फ्रेनिक फ्रंट पे है। ठीक है जी। और दूसरा हमारा जो डायाफ्राम होता है उसकी किसी को याद है कि मोटर सप्लाई क्या होती है, कौन सी मोटर नर्व होती है जो कि डायाफ्राम को सप्लाई कर रही होती है। फिर अगर हम बात करें राइट लंग की और लेफ्ट लंग की सेपरेटली, तो जो हमारे पास लेफ्ट लंग रूट है उसके ऊपर आर्क करके जा रहा होता है एओर्टा। ठीक है, एओर्टा किस तरह से आता है, कवर करके आ रहा होता है बिल्कुल आर्क की फॉर्म में। और जो राइट लंग रूट होती है उसमें कौन सी होती है, एजाइगस वेन। एजाइगस वेन किस किस वेन के कॉम्बिनेशन से बन रही होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हेड एंड नेक की एनाटमी में, आपकी थॉरेक्स की एनाटमी
थॉरिक्स के एनाटॉमी में, सॉरी, कि इसमें जो है ना दो वेन्स ने कंबाइन करके एक मेन वेन बनानी है। तो आपकी जो असेंडिंग जो है ना लंबर होती है, राइट असेंडिंग लंबर और राइट सबकॉस्टल होती हैं, वो मिल के आपके पास एजाइगस वेन बना रही होती हैं। और फिर उसके बाद ये होता है कि पल्मोनरी ट्रंक के रिलेशंस होते हैं विद द ब्रोंकस एट द हाइलम ऑफ द लंग। तो उसमें क्या होता है कि राइट एंटीरियर एंड लेफ्ट पोस्टीरियर। तो ये ब्रोंकस जो राइट ब्रोंकस है उसके साथ पल्मोनरी ट्रंक का क्या रिलेशन है कि पल्मोनरी ट्रंक उसके एंटीरियरली होगा, और लेफ्ट ब्रोंकस के साथ क्या रिलेशन है कि उसके सुपीरियरली होगा। तो ये ब्रोंकस का रिलेशन पल्मोनरी ट्रंक के साथ है। फिर ये जो आपकी रूट ऑफ द लंग है ना, इनका बार बार पूछा हुआ होता है कि जो आपके पास जो है रूट ऑफ द राइट लंग है उसके ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर आर्क कर रहा होता है, ये आप लोगों ने बताना है कमेंट्स में। बिल्कुल जो डायाफ्राम की मोटर सप्लाई होती है, मोटर इनर्वेशन होती है, वो फ्रेनिक के थ्रू होती है। और डॉक्टर मरियम ने एक एडेड ऑन पॉइंट भी हमें बताया हुआ है कि इसकी जो रूट वैल्यू होती है वो किस तरह से होती है, C3 to C5 होती है, C3 C4 C5 होती है, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स के थ्रू आ रही होती है ये। फिर राइट लंग आपकी मोस्ट कॉमन साइट है हमारी इनहेल्ड फॉरेन बॉडीज के लिए। जो भी फॉरेन बॉडीज इनहेल होती हैं, जैसे पीनट हो सकती है, कोई सीड हो सकता है किसी वेजिटेबल का, तो उनकी इनहेलेशन के दौरान क्या होता है कि वो राइट लंग के अंदर लॉज करती हैं, राइट ब्रोंकस के अंदर लॉज करती हैं, उसके अपर लोब के अंदर लॉज करती हैं। और जो होता है राइट ब्रोंकस होता है उसके राइट लोअर लोब के अंदर करती हैं, और उसके अंदर भी पोजीशन का फर्क होता है। अगर आप बैठे हुए हैं अपराइट पोजीशन के अंदर है तो फॉरेन बॉडी कहाँ पे लॉज करेगी, पोस्ट्रोबेजल सेगमेंट के अंदर, पीछे और नीचे चली जाएगी। अगर आप लेटे हुए हैं तो ऊपर ही फंस जाएगी। ऊपर कौन सा होता है, एपिकल सेगमेंट। तो ये बार बार इन्होंने पूछा होता है। अब इटसेल्फ थॉरैक्स की एनाटॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन उसके अंदर जो सीपीएसपी के हाई हील्ड पॉइंट्स हैं और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कुछ कुछ हैं, तो उनको आप लोगों ने जो है ना बड़े अच्छे तरीके से याद रख लेना है। एक बार बार ये पूछा हुआ होता है कि हमारे कुछ होते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं, उनका पूछा हुआ होता है। तो वो दोनों लंग्स के अंदर जो है ना वो 10-10 सेगमेंट्स होते हैं। और इस हिसाब से होता है कि जो हमारी राइट लंग होता है उसके अंदर 3 लोब्स होते हैं, और 3 लोब्स के अंदर 2 फिशर्स होते हैं, एक ओब्लिक फिशर होता है, एक हॉरिजॉन्टल फिशर होता है। जबकि लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब होते हैं और एक फिशर होता है। फिशर क्या होता है, वो एक सेपरेशन होती है उनके दरमियान में। और इस तरह से होता है कि अगर हम बात करें ना लेफ्ट लंग की, तो उसमें एक लोब के अंदर 4 हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, एक के अंदर 5 है। 4 और 5 कितने हुए, 9। और जो राइट लंग है उसमें किस तरह से होता है कि उसमें टोटल 10 सेगमेंट्स होते हैं। और 10 सेगमेंट्स के अंदर किस तरह से होती है उसकी डिवीजन, कि जैसे 3 लोब है तो जो अपर मोस्ट लोब होगा उसके अंदर कितने होंगे, कोई आइडिया है किसी को कितने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं। ये पूरी एक पिक्चर इसकी बड़े मजे की बनी हुई होती है। इफ यू वांट मी, मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। गूगल पे बड़े ढेर सारे इमेजेस पड़े हुए हैं, आप लोगों के ग्रुप में बड़े ज्यादा पोस्ट हुए हुए थे उन दिनों में जिन दिनों में आप लोगों के एनाटॉमी के लेक्चर्स फर्स्ट टाइम हुए हैं। तो जो है ना वो होते हैं इस तरह करके। तो ये जो है ना बड़े मजे के निमोनिक्स इसके लिए बने होते हैं। और जैसे ये डॉक्टर नसरीन ने हमें सबसे पहले बताया हुआ 3 to 5 के हिसाब से आपने याद रख लेना कि सबसे पहले वाला जो आपका अपर लोब है उसके अंदर 3 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स है, जो मिडल लोब है उसके अंदर 2 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं, और जो लोअर लोब होता है, इंफीरियर लोब होता है, उसके अंदर हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब मेरा ये होता है इशू, आप लोगों को थोड़ा सा बायस्ड भी फील हो रहा होगा, जो लोग कमेंट कर रहे होते हैं मैं उनको देख रही होती हूँ, लेकिन आप लोग सब जो भी हैं, अब सब इम्पोर्टेंट है, आप सब लोग अपना क्लास में पार्टिसिपेट करें और कमेंट करें ताकि आप लोगों के लिए रिवीजन आसान हो। जितना आप क्लास में पार्टिसिपेशन करते हैं, इवन आप लोगों को नहीं भी आंसर आता तो वो चीज रिवाइज होती है। मैं वो पॉइंट बार बार बोलती हूँ, आप लोग वो बताते हैं, और जो चीज भूल जाए ना वो तो, और जो गलत आंसर दिया हो वो तो आपको कभी नहीं भूलता। तो इसलिए उसको बार बार जो है ना रिवाइज करने का एक मौका मिल जाता है। तो ये 3 to 5 होता है, 3 इन अपर होता है, और उसके बाद 2 इन मिडल होता है, और 5 इन लोअर होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहे होते हैं कि राइट लंग हमारे पास कॉमन साइट होती है। तो मुझे आप लोग बता सकते हैं कि ये जो हमारे पास होता है हमारा
जो फॉरेन बॉडी होती है इसकी लॉजमेंट की कौन सी साइज होती है, कहाँ पे जाके ये, अगर हम फॉरेन बॉडी एस्पिरेट कर लें तो वो हमारे जो लंग है, हमारा जो ब्रोंकस है, उसके कौन से लोब के अंदर जाके ये जो है ना वो स्टक हो जाती होती है, ये आप लोगों ने बताना है। मैं आप लोगों को भी शो कर देती हूँ, मैंने भी गूगल ही करना है बिल्कुल। आप लोग तब तक मुझे अपने आंसर्स दें। हाँ जी, ये आपके सेगमेंट्स शो हो गए हैं। राइट लोअर लोब में, बिल्कुल राइट लोअर लोब में, राइट लंग में क्यों होता है, क्योंकि जो राइट ब्रोंकस होता है वो शॉर्ट होता है, वो स्ट्रेट होता है और वो मोर इन लाइन विद द ट्रेकिया होता है। इस वजह से ये आपके ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट शो हो गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, मेरा अगर कर्सर आप लोगों को विजिबल है तो ये जो राइट लंग है इसके अंदर आपके पास बने हुए हैं लोब्स, और उसमें जो अपर लोब है, सुपीरियर लोब जिसको शो किया हुआ है, उसके अंदर 3 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स है, एपिकल है, एंटीरियर है और पोस्टीरियर है। फिर उसके बाद हमारा मिडल है, उसके 2 हैं लोब्स, ठीक है। इसमें कौन से होते हैं, लैटरल और मीडियल होते हैं। जो इंफीरियर है उसमें 3 हैं, सुपीरियर, एंटीरियर बेजल और लैटरल बेजल। फिर लेफ्ट लंग जो है उसमें आपको नजर आ रहा होगा सिर्फ एक ओब्लीक फिशर है, जबकि राइट में 2 फिशर्स नजर आ रहे होंगे, एक ओब्लीक फिशर है और एक हॉरिजॉन्टल फिशर है। यहाँ पे सिर्फ ओब्लीक फिशर है। और यहाँ पे कौन कौन से वाले हैं, अपर वाला जो है उसके अंदर सुपीरियर लोब के अंदर आपको 4 नजर आ रहे हैं, एपिको, पोस्टीरियर, एंटीरियर, सुपीरियर, लिंगुअल। और इंफीरियर जो है उसमें कितने हैं, 3 है। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि ये जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर 8 to 10 होते हैं। ऑलवेज लोअर, ऑलवेज लोअर लोब होगा इन्वॉल्व, लेकिन पोजीशन के साथ उसका डिफरेंस आएगा कि कौन से सेगमेंट के अंदर लॉज करेगा। अगर तो सुपीन पोजीशन के अंदर लेटा हुआ है तो एपिकल सेगमेंट के अंदर करेगा, राइट लोअर लोब के एपिकल सेगमेंट के अंदर। और अगर जो है वो लाइंग, अगर वो जो है अपराइट पोस्चर के अंदर है तो फिर पोस्ट्रोबेजल सेगमेंट के अंदर लॉज करेगा। इस तरह होता है। ठीक है जी। तो ये हमने 2 चीजों को साथ साथ किया, सुपाइन इन एपिकल एंड पोस्ट्रोबेजल इन अपराइट पोस्चर। फिर उसके बाद वह नर्व लूप्स अराउंड आर्क ऑफ एओर्टा। ठीक है जी, पहले हमने स्ट्रक्चर्स के हवाले से बात की थी कि हमारे पास वो आर्क ऑफ एओर्टा आ रही होती है, तो वो जो है आर्क ऑफ एओर्टा किसके अराउंड लूप कर रही होती है, आर्क ऑफ एओर्टा किसके अराउंड लूप कर रही होती है, और फिर आर्क ऑफ एओर्टा के अराउंड कौन लूप कर रहा होता है। तो आर्क ऑफ अराउंड जो होता है एओर्टा, उसके अराउंड हमारी लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व लूप कर रही होती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्क्स ओवर द रूट ऑफ द राइट लंग, तो ये एजाइगस वेन होती है। एजाइगस वेन जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है थॉरक्स के हवाले से। बेबी इनहेल्स अ कॉइन इन विच ब्रोंकस द कॉइन विल लॉज, तो राइट लोअर ब्रोंकस के अंदर जाएगा ये। ठीक है जी, हाँ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाएगा। वेल डन, बिल्कुल। जब हम अपराइट में होंगे पोस्ट्रोबेजल, सुपाइन में होंगे तो एपिकल। फिर अ सर्जन इज परफॉर्मिंग ब्रोंकोस्कोपी ऑन अ पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सीन फर्स्ट बाय द सर्जन। तो जब हमारे पास कोई फॉरेन बॉडी होती है जो कि लॉज की भी होती है, हम उसके लिए ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। और जब हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं तो हमारे पास कहाँ पे नजर आता है, राइट अपर लोब ब्रोंकस के अंदर। फिर फॉरेन बॉडी मोस्ट कॉमनली गोज टू राइट लंग लोअर लोब, राइट लंग के लोअर लोब में जाएगी। पेशेंट विद एस्पिरेशन निमोनिया डेवलप्स चेस्ट पेन विद डलनेस ऑन प्रकर्शन इन एरिया मीडियल टू मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला ऑन एलिवेशन ऑफ आर्म, विच पार्ट ऑफ द लंग इज मोस्ट लाइकली टू बी इफेक्टेड। तो इसके अंदर राइट एपिकल लोब जो होता है वो इफेक्टेड होता है हमारे पास। मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला ऑन एलिवेशन ऑफ आर्म करस्पॉन्ड्स टू ऑब्लिक फिशर ऑफ राइट एपिकल लोब।
ठीक है। ये जो आप एलिवेट करते हैं अपनी स्कैपुला को, आर्म को एलिवेट करते हैं, तो उस सूरत में जो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला होता है वो किस लेवल पर लाई कर रहा होता है, जो आपका ओब्लीक फिशर होता है राइट एपिकल लोब का, उस लेवल पे वो लाई कर रहा होता है। लेफ्ट लंग रूट जो है उसके ऊपर आर्क कर रही होती है, आर्क ऑफ एओर्टा जो होती है वो आर्क कर रही होती है, बिल्कुल लूप कर रही होती है। एक्सेलेंट डॉक्टर सबा, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर मरियम। राइट लोअर लोब के अंदर हमारी फॉरेन बॉडी लॉज करती है, बिल्कुल ठीक है जी। इन चीज़ों में अब हमने नहीं कंफ्यूज होना कि हमारी जो फॉरेन बॉडी लॉज करेगी वो राइट लोअर लोब के अंदर करेगी, जो हमारी आर्क ऑफ एओर्टा है वो लूप करेगी ओवर द रूट ऑफ द लेफ्ट लंग रूट। फिर जी percussion of the posterior aspect of the chest along the scapular line and sitting position resonates most likely till which, कौन सी जगह है जहां तक हमें फील हो रहा होता है 10th रिब के लेवल तक जो है ना वो along the scapular line हम लोग प्रकाश कर सकते हैं, कि जहां तक हमें वो जो है ना डल परकशन नोट आ रही होती है, या जो है ना हमारे पास वो हमें लंग फील्ड्स फील हो सकती हैं। 3-year-old baby inhaled something after which he had SOB. On examination, breath sounds on right were normal, while on the left side they were absent. Chest X-ray confirmed foreign body lodged in left lower. तो usually और always and always मोस्ट केसेस के अंदर राइट लोअर ब्रोनकस के अंदर ही फॉरेन बॉडी लॉज करती है। अगर वो लेफ्ट लोअर ब्रोनकस के अंदर लॉज कर रही है तो कौन सी कंडीशन है, साइटस इनवर्सस है। साइटस इनवर्सस कौन सी कंडीशन होती है, कंजेनिटल डिफॉर्मिटी होती है, जिसके अंदर हमारे विजरल ऑर्गन्स की जो पोजीशन होती है वो रिवर्स्ड होती है। हार्ट जो है वो आपका राइट साइड पे होता है, जिसे डेक्स्ट्रोकार्डिया भी कहते हैं। फिर आपका जो ब्रोनकस होता है राइट लेफ्ट की जगह पे होता है, लेफ्ट राइट की जगह पे होता है। लंग्स भी बिल्कुल इस तरह से होते हैं, इसको क्या कहते हैं, मिरर इमेजिंग पोजीशन होती है। तो ये इधर विजरल ऑर्गन्स जो होते हैं ये रिवर्स्ड होते हैं और मिरर्ड होते हैं फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन। और नॉर्मल अरेंजमेंट जो होती है इंटरनल ऑर्गन्स की उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटस सॉलिटस कहते हैं। फिर ये ब्रोंकोपल्मनरी सेगमेंट्स वाला पॉइंट है रिगार्डिंग ब्रोंकोपल्मनरी सेगमेंट्स। अब ये जो सेगमेंट्स हैं इनकी अपनी वेंटिलेशन है, इनके अपने ब्रोनकाए हैं और इनकी अपनी आर्टरीज हैं, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों ने शायद वो पढ़े हों, अपने एम्ब्रियो पढ़ी हो, तो वहां पे फेरेंजियल आर्क्स होती थी और हर आर्क की अपनी आर्टरी, अपनी नर्व, अपने लिगामेंट्स और अपनी जो है ना वो सारा कुछ होता था। इसी तरह से ये ब्रोंकोपल्मनरी सेगमेंट्स है, ये फंक्शनल यूनिट्स हैं हमारे लंग्स के। और इनमें क्या होता है कि इनकी वेंटिलेशन जो होती है, यानी इनको जो एयर प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है जो कि इनको आके एयर दे रहा है, वो टर्शरी ब्रोनकस है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोनकस होते हैं। फिर आगे से ब्रोनक्यूल्स आ जाते हैं। ब्रोनक्यूल्स में कौन से होते हैं, रिस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल्स होते हैं, प्री टर्मिनल ब्रोनक्यूल्स होते हैं, फिर टर्मिनल ब्रोनक्यूल्स होते हैं। तो ये जो टर्शरी ब्रोनकस है ये ब्रोंकोपल्मनरी सेगमेंट को सप्लाई कर रहा होता है। राइट लंग के अंदर हमारे 10 सेगमेंट्स होते हैं, 8 to 9 सेगमेंट्स हमारे लेफ्ट लंग के अंदर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर्स ये होते हैं, पिरामिडल इन शेप होते हैं विद द एपेक्स पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ हाइलम एंड बेस इन द डायरेक्शन ऑफ टॉप लेयर ऑफ लंग. It is encompassed by connective tissue and it is aerated. Aerated and ventilation are the synonymous terms, ठीक है। एरेशन हो रही होती है या वेंटिलेशन हो रही होती है, ये एक ही बात है। Each section has its own artery. Artery कौन सी होती है, segmental branch of pulmonary artery. Each section has its own lymphatic drainage and autonomic provide. अच्छा, नॉर्मल जो हमारे ऑर्गन्स की पोजिशनिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर रिवर्स्ड होगी और मिरर होगी तब तो हम लोग बात कर लेंगे, साइटस इनवर्सस है। आप लोगों की बाकी क्लासेस किस तरह की चल रही हैं? हम लोगों का ये होता है कि जब YouTube का लेक्चर हो रहा होता है या YouTube की क्लास हो रही होती है तो उसमें जो बाकी डिस्कशन होती है ना वो उस तरह नहीं हो रही होती, फॉर्मली लेक्चर पे हम ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो किसी को किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, कोई लेक्चर में मसला मसाइल हो रहा है, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, अपना कमेंट में बताया करें।
और प्रेपरेशन के हवाले से भी कोई क्यूरी है तो वो जो है ना डिस्कस किया करें। इसी तरह से ये चीज़ें सॉल्व होती हैं। और जो लोग अपने रेगुलर बेसिस पे क्लासेस ले रहे हैं, मेरी तो उनके लिए बहुत बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। और बड़ी खुशी होती है आप लोगों को देख के, मेरी जो है ना एनर्जी वो बूस्ट हो जाती है आप लोगों के कमेंट्स देख के, आप लोगों की वो जो प्रेजेंस होती है उसको देख के। और जो है ना ये एक पूरा जो प्लेटफॉर्म है और जिस तरह से हम लोग साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के साथ एक टीम वर्क वाली फीलिंग आ जाती है। और एक उस तरह वाली चीज आती है जिस तरह एक ऑन करते हैं आप अपने स्टूडेंट्स को, तो वो वाली एक चीज होती है। हमारा एट द एंड रिवार्ड यही होता है कि जब आप लोगों की कामयाबी होती है तो वो हमारे साथ ही जुड़ी हुई होती है। और यहाँ पे इसीलिए जो है ना ये लेक्चर्स भी यूट्यूब पर डालने का पर्पस ये है कि यहाँ पे ये रिकॉर्डेड आपके लिए अवेलेबल रहे, अगर बाद में आप लोग सुनना चाहें, या आप लोगों में से कोई जो इस टाइम जिसके लिए टाइमिंग फिजिबल नहीं है वो बाद में इसको ज्वाइन कर सकता है, बाद में देख सकता है। तो किसी किस्म का कोई मसला हो, स्टडीज के रेलेवेंट रफ़ी की कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप बता दिया करें। इवन जो है ना आप लोगों को अगर सेपरेट भी बताना पड़े तो ग्रुप में हम लोग ऑल द टाइम जो है ना वो अवेलेबल होते हैं। तो अगर किसी को हो तो वो पर्सनली भी कर सकता है मैसेज, ठीक है। चले हम कंटिन्यू करते हैं। ईच लोब हैज, हम लोग देख रहे थे इसके रेलेवेंट सेगमेंट्स, तो कितने टोटल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं, टोटल 10 होते हैं। हर लोब जो है उसके अंदर 3 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है राइट सुपीरियर लोब के। फिर राइट मिडल लोब के कितने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं, 2 हैं। 3 2 5 से हमने याद किया था। 7th ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स इन द लेफ्ट लंग कौन सा होता है, मीडियल बेजल है। अब ये ना इनका ये है कि ये बहुत ज्यादा हर एक एक का अलग से नाम नहीं पूछते, लेकिन जिसका पूछा हुआ है ना पेपर्स में भी वही रिपीटेड है, आगे पेपर में भी आने के उसी के चांसेस हैं। तो 7th ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को आपने याद रख लेना, ये कौन से वाला है, मीडियल बेजल है। फिर रिगार्डिंग ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स इट इज सप्लाइड बाय, हाँ जी, इसकी इरेशन और वेंटिलेशन किसके थ्रू होती है और इसकी ब्लड सप्लाई किसके थ्रू होती है, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स जो होते हैं रिस्पेक्टिवली, ये आप लोगों ने बताना है। कौन सा ब्रोंकस होता है और कौन सी आर्टरी होती है। फिर टर्शरी सेगमेंटल ब्रोंकस इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम फॉलोइंग इन नॉट हैविंग कार्टिलेज। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर कार्टिलेज नहीं होता, बाकी सारे कार्टिलेज लाइंड होते हैं, तो टर्शरी के अंदर कार्टिलेज नहीं होता। फिर इसके बाद ट्यूबुलर एयरवेज विद लॉट्स ऑफ एयर सैक्स। एयर सैक्स किस में होते हैं, एल्व्यूलर डक्ट्स में होते हैं। कार्सिनोमा ऑफ द एपिक्स ऑफ द लंग विच सेगमेंट विल कोलैप्स, तो इसके अंदर एपिकल सुपीरियर जो होगा ना सेगमेंट वो कोलैप्स कर जाएगा। अगर कार्सिनोमा होगा तो नॉर्मल स्ट्रक्चर हमारा कोलैप्स कर जाएगा। जो एपिक्स ऑफ द लंग का ट्यूमर है और ट्यूमर ऑफ द सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द लंग, उसके अंदर कोलैप्स कौन से सेगमेंट का होता है, एपिकल सुपीरियर का। विद द ब्लॉकेज ऑफ द राइट सुपीरियर ब्रोंकस ड्यू टू मैस व्हिच ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इज लाइकली टू कोलैप्स, राइट एपिकल सुपीरियर। फिर जी हाँ जी, क्वेश्चन ये था कि ये जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं इनके अंदर इनकी इरेशन किसके थ्रू होती है और इनकी ब्लड सप्लाई किसके थ्रू होती है। इरेशन तो आपको पता है ब्रोंकाई के थ्रू होती है और जो ब्लड सप्लाई होती है वो आर्टरी के थ्रू होती है। अब आपने बताना है कौन सी आर्टरी होती है और कौन सा ब्रोंकस होता है जो कि कर रहा होता है, ठीक है जी। और मैं वेट कर रही हूँ आंसर्स का, कोई जल्दी नहीं है, सब लोग अपना आराम से टाइप कर लें, फिर हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद जी ये तो बहुत ज्यादा जो रिपीट होने वाले एमसीक्यूज है ना, उनमें से ये बार बार इन्होंने पूछा हुआ होता है कि ये जो आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, एक तो इसके अंदर कार्टिलेज नहीं होता, दूसरा इसके अंदर क्लारा सेल्स होते हैं और डस्ट सेल्स होते हैं। क्लारा सेल्स वाला एमसीक्यू बहुत बहुत दफा पूछा जाता है। ये वो जगह है जहां पे हमारे पास ना गैशियस एक्सचेंज स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय क्लारा सेल्स। फिर इन राइट लंग रूट और लेफ्ट लंग रूट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ द प्राइमरी ब्रोंकाई का डिफरेंस होता है। राइट लंग का आपको पता है कि वो लार्जर इन साइज होता है, तो ये एनाटॉमिकल डिफरेंस होता है बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट लंग, कि जो राइट लंग है वो लार्जर इन साइज है, जो लेफ्ट लंग है वो स्मॉलर इन साइज है। और वो क्यों स्मॉलर है, क्योंकि
लेफ्ट साइड पे हार्ट लोकेटेड है। और उसके बाद जो स्पेस है वो हार्ट ने ली हुई है। फिर रिस्पिरेटरी जोन वो है जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स टू एल्वेलाई। फिर ये आप लोगों ने रेस्पो और पल्मो में भी ये पॉइंट पढ़ा होगा कि हमारे जो है ना डेड स्पेस होती है, उसके अंदर एनाटॉमिक डेड स्पेस होती है और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होती है। तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस कौन सी होती है? ये वो रीजन होता है जो कंडक्टिंग पार्ट्स होते हैं हमारे एयरवेज के, नोज, नेजोफेरिंग्स वगैरह, ट्रेकिया, जहाँ पे कोई गैशियस एक्सचेंज नहीं होती, सिर्फ वो एयर के ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो वो होता है 508। रिगार्डिंग ब्रोंकोपल्मनरी सेगमेंट सप्लाइड बाय टर्शरी ब्रोंकस, मतलब जब हमारे पास ब्रोंकोपल्मनरी सेगमेंट्स बन रहे हैं ना, तो हर ब्रोंकोपल्मनरी सेगमेंट को कौन सप्लाई कर रहा है? टर्शरी ब्रोंकस उसको इरेट कर रहा है, उसको एयर सप्लाई कर रहा है। और जो वेंट्रिकल जो हमारे पास होती हैं, सॉरी, आर्टरीज होती हैं, और उसके अंदर सेगमेंटल ब्रांचेस जो होती हैं हमारी पल्मनरी आर्टरी की, वो उसको ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। जैसे हमारा पूरा आता है ना, नोज, नेजोफेरिंग्स, फिर उसके बाद ट्रेकिया, और फिर आगे से आ रहे होते हैं हमारे ब्रोंकाई के अंदर उसकी सेग्रीगेशन होती है। फिर ब्रोंकाई आगे से प्राइमरी ब्रोंकस जो होता है ये हाइलम के लेवल पे प्रेजेंट होता है, जो रूट ऑफ द लंग होती है। फिर आगे से सेकेंडरी ब्रोंकस आता है। तो ये जो टर्शरी ब्रोंकस होता है, इनकी डिविजन होती जाती है ना आगे से आगे। तो जो टर्शरी ब्रोंकस होता है वो होता है ब्रोंकोपल्मनरी सेगमेंट्स के लेवल पे, जो ईच ब्रोंकोपल्मनरी सेगमेंट को एयर प्रोवाइड कर रहा होता है, उसको वेंटिलेट कर रहा होता है, उसको इरेट कर रहा होता है। अब क्लियर हो गया? उसके बाद फिर आपके पास पता है ना ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और ब्रोंक्यूल्स में मैं जब भी बोलती हूँ पता है, तो मुझे वो कल वाला कमेंट याद आता है, किसी ने पूछा था कि हमें सब भी पता है, हमें नहीं पता होता इतना। तो एक दफा मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ। आप लोगों ने ऊपर से नीचे जाना है, अपर मिडल और लोअर लोब है तो 3 to 5 है, लोअर मिडल और अपर लोब के अंदर ब्रोंकोपल्मनरी सेगमेंट्स का पूछा हुआ है तो 5 to 3 है। फिर 509 पॉइंट है एओर्टिक एन्यूरिज्म एट एओर्टिक ओपनिंग इन द डायाफ्राम। हाँ जी, ये पूरी स्टोरी है हमारे पास। जो डायाफ्राम है ये एक मस्कुलर शीथ है जिसने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है और सेपरेट किया हुआ है थॉरिक्स को एब्डोमेन के साथ। अब इसके अंदर डिफरेंट हमारे हाइटसेस हैं, डिफरेंट इसके अंदर ओपनिंग्स हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के पैसेज वेज को अलाउ कर रही होती हैं। और डायाफ्राम जो है ये एक मस्कुलर शीथ है, एक डोम शेप स्ट्रक्चर है। और चूंकि ये डोम शेप स्ट्रक्चर है तो सारी जो ओपनिंग्स हैं वो एट द सेम लेवल नहीं है, वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर है। और आपने आगे से पीछे जाना है तो आपने निमोनिक से याद रखना है VOA। ठीक है, हमारा 509 पॉइंट है। VOA के निमोनिक से आपने याद रखना है, सबसे पहले आगे एंटीरियरली वेना कैवा है, उसके पीछे ईसोफेगस है, उसके पीछे एओटल ओपनिंग है। ये वो ओपनिंग है जिनसे ये स्ट्रक्चर्स पास कर रहे होते हैं। और इनको आपने याद रखना है, वॉइस ऑफ अमेरिका के निमोनिक से याद रख लें। और उसके साथ 8, 10, 12 के निमोनिक से याद रख लें। 8, 10, 12 का क्या मतलब है कि जो विना कैवा वाली ओपनिंग है, वो ओपनिंग जिससे विना कैवा ने पास करना है, वो 8th जो है ना हमारे पास उसके लेवल पे T8 के लेवल पे है। जो ईसोफेगस वाली है वो T10 के लेवल पे है। और जो एओर्टिक हाइटस है वो T12 के लेवल पे है। फिर आगे से जो जो स्ट्रक्चर इनसे पास कर रहे होते हैं, वेना कैवा जो होता है यहाँ से हमारे पास कौन सी पास करती है? इंफीरियर वेना कैवा और फेरेनिक नर्व पास करती है। जो ईसोफेगस है वहां पे ईसोफेगस के साथ कौन सी पास कर रही होती है? वेगस नर्व। और एओर्टा से आपने आटा के निमोनिक से याद रखना है, या इस तरह से याद रख सकते हैं कि रेड, व्हाइट और ब्लू ये तीनों चीजें भी हैं, आर्टरी भी है, वेन भी है, डक्ट भी है, तीनों चीजें हैं यहाँ पे। या आटा के निमोनिक से याद रख लें कि यहाँ पे एओटा है, थोरेसिक डक्ट है और एजाइगस वेन है। तो ये 3 चीजें हैं हमारे पास जो कि एओटल हाइटस के पास से गुजर रही होती हैं। और इन्होंने क्या पूछा हुआ होता है कि आपके पास अगर एओटिक ओपनिंग है जिसमें एओटा की इनलार्जमेंट हो गई है या उसकी डायलिटेशन हो गई है, तो उस ओपनिंग से कुछ और स्ट्रक्चर्स भी गुजर गए हैं। अगर एओटा की इनलार्जमेंट हो गई है तो उस
उसके साथ हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि कंप्रेस करेंगे, क्योंकि ओपनिंग तो एक सर्टेन लिमिटेड साइज की है और जब वहां से स्ट्रक्चर्स पास करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएंगे। कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे जो एओर्टा के साथ कंप्रेस करेंगे? तो वॉइस ऑफ अमेरिका और आटा के निमोनिक से याद रख लेना, 8, 10, 12। ठीक है जी, तो मुझे बताइएगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कंप्रेस होते हैं। एओर्टिक ओपनिंग जो होती है डायफ्राम के अंदर T12 के लेवल पे होती है। ईसोफेजियल ओपनिंग T10 के लेवल पे होती है। ईसोफेगस के साथ वेगस नर्व पास कर रही होती है। और विच स्ट्रक्चर पासिस फ्रॉम मोस्ट पोस्टीरियर हाइटस ऑफ द डायफ्राम, तो एजाइगस वेन जो होती है ये मोस्ट पोस्टीरियर जो होता है ना सेगमेंट उससे पास कर रही होती है। फिर जो है लिगामेंटम आर्टेरियोसस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। पर्टिकुलरली जो लोग सर्जरी एंड अलाइड का पेपर दे रहे हैं, पर्टिकुलरली जो लोग रेडियो का पेपर दे रहे हैं, उनके लिए एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पैथोलॉजीज इंपॉर्टेंट है उनके रिस्पेक्टिवली स्ट्रक्चरल चेंजेस भी, उनके रिस्पेक्टिवली एनाटमी भी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमारा ये स्ट्रक्चर होता है लिगामेंटम आर्टेरियोसस, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये एक ओपनिंग होती है। फीटस के अंदर जो है ना वो लंग्स नहीं प्रेजेंट होते, तो ये एक डायरेक्ट ओपनिंग होती है जो कि लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को और एओर्टा को कनेक्ट कर रही होती है। ये जो है ना आफ्टर बर्थ ये रिग्रेस कर जाती है और डक्टस आर्टेरियोसस के अंदर कन्वर्ट हो जाती होती है। अगर ये प्रिजिस्ट करे तो कौन सी अनोमली होती है? उनके लिए फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन वालों के लिए पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए जो है ना वो जनरल फंक्शनिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये वाली जो बेसिक्स है ना ये आपके पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जो सर्जरी एंड अलाइड वाले हैं उनके पेपर 2 के अंदर भी जो है ना ये एनाटमी वाला पोर्शन बहुत ज्यादा आने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये सबके लिए है। और जो है ना सर्जरी वाले वो थोड़ा ज्यादा ध्यान दें इसके ऊपर, ठीक है जी। साइटस सॉलिटस बिल्कुल जो नॉर्मल पोजिशनिंग होती है डॉक्टर नूर ने बताया हुआ है हमें, और पीडीए ये सारे बता रहे हैं डॉक्टर खुशबख्त, डॉक्टर जहरा, डॉक्टर बख्तावर, डॉक्टर सबा। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होती है जब डक्टस आर्टेरियोसिस प्रेजिस्ट कर रही होती है, तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल जो आपका लास्ट पेपर है आई गेस सो मे वाला, मे के पेपर में ये जो है ना एम्ब्रियो का ये निमोनिक आया हुआ था और ये एमसीक्यू एग्जैक्टली आया हुआ था कि ये जो लिगामेंटम आर्टेरियोजम होती है ये कौन से जो है ना स्ट्रक्चर की जो है ना वो रेमिनेंट है, तो ये डक्टस आर्टेरियोसिस का रेमिनेंट है। vein that directly drains into superior vena cava is azygous vein. A ligamentum arteriosus is present between the aortic arc and left pulmonary artery. Which of the following structure passes through the posterior diaphragmatic opening? तो ये मैंने आप लोगों से पूछा था कि एओर्टा के साथ कौन सा गुजर रहा होता है और दो लोगों ने बताया, सिर्फ डॉक्टर नसरीन और डॉक्टर मासूमा, एक्सलेंट। तो ये एजाइगस वेन और थोरेसिक डक्ट एओर्टा के साथ से गुजर रही होती हैं। हाँ जी, इंडोमेथासीन जो होती है वो इसको क्लोज करने के लिए हम दे रहे होते हैं पीडीए को। और प्रोस्टाग्लैंडिन Z2 जो होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पे इसको क्लोज करना जरूरी होता है और कुछ जगह होती हैं जहां पे इसको ओपन करना जरूरी होता है। खैर ये क्लिनिकल सवाल है, ज्यादा आप लोगों के पेपर में नहीं आएगा। फिर उसके बाद आता है पोस्टीरियर डायफ्रामेटिक ओपनिंग, एओर्टिक ओपनिंग है। Which of the following tributaries will dilate as a result of the lung tumor compressing the azygous vein, right ascending lumbar और subcostal? ये मैंने आप लोगों को बताया था कि right ascending lumbar और right subcostal मिलती हैं तो वो मिल के हमारे पास azygous vein बना देती हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास आती हैं लेंथ ऑफ द थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट की कितनी लेंथ है? 45 सेंटीमीटर, जस्ट न्यूमेरिकल। और थोरेसिक डक्ट जो होती है जहां पे लेफ्ट इंटरनल जुगुलर और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन उनका कॉन्फ्लुएंस होता है वहां पे थोरेसिक डक्ट ओपन होती है। ये सारी जो हमारी लिम्फेटिक्स होती हैं, जो हमारी लिम्फ वेजल्स होती हैं, उनसे लिम्फ कलेक्ट करती है और फिर ये वेन में ओपन हो जाती होती है इंटरनल जुगुलर और सबक्लेवियन के जंक्शन के ऊपर। और थोरेसिक डक्ट किस में ओपन होती है? ब्रेकियोकेफेलिक ट्रंक में ओपन होती है। एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टा एट एओर्टिक ओपनिंग विल कंप्रेस। हाँ जी, अगर एओर्टा की इनलार्जमेंट या उसका एन्यूरिज्म बन गया है एओर्टिक ओपनिंग के ऊपर तो कौन से दो स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करेगा? आटा के निमोनिक से हमने देखा था
कि पोस्टीरियर डायफ्रामेटिक जो ओपनिंग होती है T12 के लेवल पे VOA से हमने देखा था, तो उसमें जो एओर्टा के लेवल पे ओपनिंग होती है वहां से कौन कौन से दो स्ट्रक्चर्स गुजरते हैं, और जो कि अगर एओर्टिक इनलार्जमेंट होती है या एन्यूरिज्म बन जाता है, जो आर्टरी की एबनॉर्मल डायलिटेशन होती है, तो उस सूरत में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो कि कंप्रेस हो रहे होते हैं। तो कौन से होते हैं? रेड ग्रीन ब्लू के भी निमोनिक से हमने याद रखा था, रेड ब्लू और वाइट था, रेड ब्लू वाइट था। एजाइगस वेन और थोरेसिक डक्ट होती है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 516, मैन इज सफरिंग फ्रॉम टेस्टिकुलर कैंसर्स। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इट्स ऑल अबाउट लिम्फेटिक्स, ठीक है, आप लोगों के ये पहले वाली चीजों में नहीं था। अब इनका ये रफी का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका तरीकाकार ये होता है कि जब ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने वाले होते हैं तो ये उससे पहले सारे पॉइंट्स को सम अप कर रहे होते हैं। अब दिस इज ऑल अबाउट, ये जो अगले दो पेपर्स हैं, दिस इज ऑल अबाउट लिम्फेटिक ड्रेनेज, और इसके अंदर सारे ऑर्गन्स का लिम्फेटिक ड्रेनेज है, चाहे वो एब्डोमेन के विजरास हैं, चाहे वो पेल्विस के हैं, चाहे वो पेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स हैं, सबका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो इनके अंदर है, और इनका थॉरेक्स से बहुत कम लेना देना है।